हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स करंट अफेयर फैक्ट सीरीज़। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे जो भी करंट अफेयर में जो फैक्ट आया करते हैं उससे संबंधित चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें हम समसामयिक खबर जो रहता है उसको देखेंगे, खबर जो रहता है जो महत्वपूर्ण होता है उसका हम एनालिसिस करेंगे, फिर खबर जो रहते हैं फैक्ट रहते हैं उस फैक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं जिनके माध्यम से डाटा दिखाई जाती है किसी रिपोर्ट को लेकर के, तो उस रिपोर्ट की जो डाटागिरी होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण से संबंधित जो भी आधिकारिक बयान रिपोर्ट पब्लिश होती है उसके डेटा को हम देखेंगे। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी डेटा आया करता है ऐसे प्रीलिम्स में जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद फिर हम देखेंगे आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं न्यूज़, नेशनल मीडिया में, न्यूज़ में, इवन जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है वो सारे हम आंतरिक बाह्य सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस इस वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और याद करना है बार बार, ताकि आपको ये सारे फैक्ट अच्छे तरीके से याद हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर का ये सीरीज जो कि हम यूपीएससी 2020 के लिए कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो पहला है रहेगा आपके लिए वो रहेगा यहाँ पर टायर पायरोलिसिस, दूसरा रहेगा नाट्यशास्त्र उत्सव, तीसरा रहेगा यहाँ पर सार्क की स्थापना दिवस जो रही 35th, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड फोर्थ जो रहेगा वो रहेगा एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह। तो ये 4 जो विषय रहेंगे इस पर हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों न्यूज़ में है और क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु निकले हैं। तो आपके लिए जो पहला है वो है यहाँ पर टायर पायरोलिसिस। तो टायर पायरोलिसिस क्या हुआ कि अभी कुछ समय पहले जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है जिसका शॉर्टकट फॉर्म होता है सीपीसीबी, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस संस्था ने क्या किया कि लगभग 29 राज्यों में 270 टायर पायरोलिसिस इकाइयों की जांच करी और पाया कि ये इकाइयाँ जो है वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं। मतलब प्रदूषण वायु ही नहीं, अन्य प्रकार की जो प्रदूषण होती है उन सबको ये बढ़ावा दे रही हैं। उनमें जो कंटेंट मिले हैं वो रहे 10% गैसेस, 15% स्टील और 45% ऑयल एंड 30% कार्बन। तो ये जो कंटेंट मिले हैं ये सारे किसी न किसी प्रकार के प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं। और इसकी जो पृष्ठभूमि रही इस पूरी रिपोर्ट की, पृष्ठभूमि ये रही कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहा जाता है, ने अप्रैल 2019 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट में माना कि टायर पायरोलिसिस इकाइयों में लगभग 40% से अधिक इकाइयाँ नियमों का जो पालन करना है वो नहीं कर पा रही हैं जो कि प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। एंड फिर हुआ क्या कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया ये सारे 19 राज्यों को कि इनमें जो स्थित इकाइयाँ हैं लगभग 637 इकाइयों में से लगभग 251 इकाइयाँ नियमबद्ध हैं और वहीं 270 इकाइयाँ ऐसी हैं जो कि नियम का पालन नहीं कर रही है और इसमें ऐसा है कि लगभग 116 इकाइयाँ बंद हो चुकी हैं। तो ये सारी इसमें जानकारी प्राप्त हो गई कि मतलब 637 इकाइयाँ हैं, इसमें से 251 यूनिट जो है वो वर्क कर रही है। फिर इसके बाद 270 ऐसी है जो फॉलो नहीं कर रही रूल्स को और इसमें 116 है जो कि बंद हो चुकी है। ये अप्रैल 2019 की रिपोर्ट के आधार पर है। फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि टायर पायरोलिसिस है क्या। तो देखिए, टायर पायरोलिसिस क्या होता है कि जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, मतलब अपशिष्ट टायरों को उपयोगी संसाधनों जैसे ईंधन तेल, कार्बन ब्लैक, स्टील वायर आदि में बदलने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इस तकनीक से क्या होता है कि इस तकनीक में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, अपशिष्ट टायर जो निकलते हैं, उसको 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है जिससे कार्बन पदार्थ पायरोगैस एवं तेल अवशेष के रूप में उत्सर्जित होते हैं। और वहीं जो उत्सर्जित पदार्थ है उसका पर्याप्त प्रबंधन ना हो पाने के कारण क्या होता है कि मानव स्वास्थ्य को ये नुकसान पहुंचाने लग जाता है। फिर ये जो तकनीक है ये टायर जलाने की तुलना में बहुत ही अधिक सुरक्षित मानी जाती है। अगर इसको देखा जाए कि जो टायर जलाया जाता है उससे बहुत ही विषैले, हवा को दूषित करने वाले उसमें से राख ऐश निकलते हैं जो कि वातावरण में जा कर के उसमें कंटामिनेंट हो जाते हैं और वायु को दूषित कर देते हैं। फिर इसके अन्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो देखेंगे आपकी भारत पुनर्चक्रण और निपटान के लिए ऑस्ट्रेलिया एवं यूनाइटेड किंगडम के साथ इस्तेमाल किए गए टायरों का आयात भी करता है। फिर भारत में प्रतिदिन लगभग 100 मिलियन टायरों का अपशिष्ट जो पदार्थ है वो उत्पन्न होता है जिससे कुछ का तो पूर्ण
पुनर्नवीनीकरण हो जाता है, मतलब कह सकते हैं कि उसको फिर से किसी न किसी प्रकार से उपयोग कर लिया जाता है, और कुछ का नहीं कर लिया जाता है। फिर होता ये है कि जो एनजीटी ने विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन के कारण जो पता किए हैं, तो उसमें क्या हुआ कि 2014 में इस्तेमाल हुए टायरों को खुले में जलाने या ईंट भट्टों में जो उपयोग किया जाता है ईंधन, उसके इस्तेमाल में इसको पूरी तरह से रोक लगा दिया था, क्योंकि ये जो जलाए जाते थे, इसके जलाने से बहुत ही ज़्यादा ख़राब मात्रा में काले वायु वाले, मतलब कह सकते हैं कि ऐश निकलते थे, जो कि वायु को प्रदूषित कर देते थे। तो दोस्तों, ये मैंने टॉपिक डिस्कस किया आप लोगों के सामने, टायर पायरोलिसिस। आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका जवाब आप लोगों को देना है कि जो एनजीटी है इसका गठन कब किया गया, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। ये 3 सवालों के जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टॉपिक, जो कि यहाँ पर है नाट्य शास्त्र उत्सव। तो ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो नाट्य शास्त्र उत्सव क्या है कि देखिए, 1 से 3 दिसंबर तक संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला क्षेत्र फाउंडेशन और भारत इलांगो फाउंडेशन फॉर एशियन कल्चर के सहयोग से भारत नाट्य उत्सव का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर 3 संस्थाओं ने मिलकर के इस उत्सव का आयोजन किया, जिनका नाम आपको याद रखना है, संगीत नाटक अकादमी, फिर इसके बाद कला क्षेत्र फाउंडेशन और भारत इलांगो फाउंडेशन फॉर एशियन कल्चर। इन 3 संस्थाओं ने मिलकर के इस उत्सव का आयोजन किया 1 से 3 दिसंबर को। फिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इस नाट्यशास्त्र उत्सव की? तो देखिए, नाट्यशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें नाट्य कला के विभिन्न वस्तुओं, पहलुओं और नाट्य सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया गया है। माना जाता है कि नाट्यशास्त्र जो है वो ऋग्वेद के पाठ्य वस्तु, सामवेद के गान, यजुर्वेद के अभिनव और जो अथर्ववेद है उसमें रस की योजना लेकर के भरत मुनि ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व नाट्यशास्त्र की रचना की थी। फिर नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है, जैसे कि 4 वेद हैं यहाँ पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर इसके बाद जो यहाँ पर नाट्यशास्त्र है इसको यहाँ पर पंचम वेद भी कहा जाता है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि संस्कृत में रचित इस ग्रंथ को लगभग 36 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें ललित कला का वर्णन करते हुए 6000 से अधिक छंदबद्ध सूत्र पाद लिखे गए हैं इसमें। फिर यह ग्रंथ भरत मुनि के नाट्य वेद के बारे में पूछने वाले साधुओं और भरत मुनि के बीच एक संवाद के रूप में लिखा गया है। मतलब ये क्या है, ये इसमें जो भी कन्वर्सेशन लिखे गए हैं वह कन्वर्सेशन इसमें भरत मुनि और अन्य साधुओं से के द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्नों के जवाब के रूप में ये संवाद प्रस्तुत करता है। फिर भरत मुनि ने इस ग्रंथ में नाटक के कुल 15 प्रकारों का वर्णन भी किया है। साथ ही साथ इसमें 8 प्रकार के छोटे नाटकों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। फिर ग्रंथ के अभिनय के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रंथ के में अभिनय के कुल 4 पहलुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें यहाँ पर पहला है अंगिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है आहार्य और चौथा है यहाँ पर सात्विक। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो अंगिक है वो शरीर के कुछ हिस्सों को गतियों के माध्यम से संदेश पहुँचाता है। फिर दूसरा जो है वाचिक, संवाद सहित अभिनय करना है। तीसरा है यहाँ पर आहार्य, जो कि वेशभूषा और श्रृंगार को दर्शाता है। चौथा है यहाँ पर सात्विक, जो कि ओठ, भौहों एवं अन्य अंगों के सूक्ष्म संचालन से जो आंतरिक भावों का प्रकटन होता है इसको प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य होता है। फिर ये तो रहा आपका आर्ट एंड कल्चर से, जिसको हमने डिस्कस किया नाट्यशास्त्र उत्सव। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है सार्क देशों की स्थापना दिवस। तो सार्क जो देश है, ये इसका जो पूरा नाम है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना जो हुई थी वो 8 दिसंबर को हुई थी, और 8 दिसंबर 2019 को जो सार्क देश हैं उनकी स्थापना दिवस का लगभग 35वां संस्करण था ये। और ये जो 35वें चार्टर जो बना था, इसका चार्टर दिवस के अवसर पर जो प्रधानमंत्री ने एक समृद्ध व शांतिपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए एक संदेश ज्ञापित किया। तो जो सार्क देश है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर 8 देश शामिल हैं, जिसमें से अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है इसमें शामिल। तो जो सार्क देश है इनकी स्थापना कब की गई थी? तो सार्क देशों की स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने के साथ प्रारंभ किया गया था। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे।
और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो देश शामिल है, मैंने जैसे आपको बताया है, इसमें मालदीव, भूटान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका इसके संस्थापक सदस्य रहे हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो जाता है। अफगानिस्तान इसका 8वां देश है जो कि 2007 में शामिल हुआ था। सार्क देशों को हिंदी में प्रायः दक्षेस भी कहा जाता है। और जो सार्क देशों का समूह है, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो काठमांडू में स्थित है। तो यहाँ पे दो सवाल हैं जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। इसका एक तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो काठमांडू में है। और इसका जो चार्टर डिज़ाइन किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो वो ढाका में किया गया था जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। फिर इसके अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें हम यहाँ पर, तो ये देखा गया है कि आमतौर पर सार्क शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होता है वह प्रति 2 वर्षों में होता है। और इसका जो आयोजन होता है वो किस प्रकार से होता है, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इस सीक्वेंस में देशों में आयोजन किया जाता है। और इस समूह का कोई अध्यक्ष देश नहीं है, क्योंकि जो देश आयोजन करता है, जिसका नंबर होता है, वही देश उसकी अध्यक्षता करता है, ऐसा चार्टर्ड में कहा गया है। फिर आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि जो अंतिम मतलब सार्क सम्मेलन था उसका आयोजन 2014 में काठमांडू में हुआ था। फिर 2 साल के बाद इसका जो आयोजन था वो 2016 में होना था पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, लेकिन यह नहीं हो पाया। उसका कारण ये था कि 18 सितंबर को जम्मू एंड कश्मीर के जो उरी वाला क्षेत्र है वहाँ पर भारतीय सेना के एक शिविर पर आतंकवादी हमला किया गया था और इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान के द्वारा ली गई थी। वहाँ पे मतलब जो भी कह सकते हैं कि जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ऐसा माना गया है कि उन्हीं के द्वारा ये पूरा का पूरा जो कांड है, आतंकवादी हमला, ये उन्हीं के द्वारा किया गया था। फिर भारत ने बाकायदा जो ये आयोजन था सार्क देशों का समूह का ग्रुप का इवेंट, उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। फिर भारत के मना करने के बाद बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी इस इवेंट में मना कर दिया जाने से। तो यहाँ पर देखेंगे आपके लगभग 4 देशों ने इस पूरे इवेंट में जाने से मना कर दिया। और ये फिर जो शिखर सम्मेलन था इसको रद्द करना पड़ा और रद्द किया गया। इससे पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इमेज को ठेस पहुंचा था पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। फिर क्या हुआ कि इसके बाद से ही ये जो पूरा इवेंट है वो कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। पाकिस्तान स्थित सभी आतंकी संगठनों द्वारा इस क्षेत्र में जो भी चुनौतियाँ थी, उस चुनौतियों को देखते हुए भारत ने लगभग सार्क से दूर रहने का ही योजना बना लिया। फिर इसके बाद भारत ने और भी अन्य समूह जो है बिम्स्टेक है और इसके बाद ब्रिक्स है, इसमें अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाना और सार्क देशों का जो ग्रुप था उसमें से भारत ने दूरी बना ली। तो कहा जा सकता है कि ये जो ग्रुप था एक अच्छे तरीके से बना था कार्य करने के लिए, लेकिन कुछ पाकिस्तान की नीतियों की वजह से, उनके जो कह सकते हैं कि जो कंट्रोल ना कर पाने की वजह से नुकसान झेलना पड़ा, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट के देशों को। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर चौथा टॉपिक है जो कि एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह, मतलब एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप। तो ये क्या है, तो देखिए 4 से 6 दिसंबर 2019 तक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने एशियाई विशेषज्ञ समूह, एशियाई एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप, जिसे एशेज कहा गया, कि 10वीं बैठक का आयोजन मलेशिया के सबाह प्रांत के कोटा किनबालू में किया गया। तो ये आयोजन कहाँ किया गया ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो मलेशिया का एक शहर है, प्रांत है, जिसका नाम सबाह है, वहाँ पर कोटा किनबालू नामक एक जगह है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया 10वें संस्करण का। इस बैठक में क्या किया गया, तो देखिए इस बैठक में हुआ क्या है कि इस बैठक में 130 से भी अधिक हाथी संरक्षणवादियों ने इसमें हिस्सा लिया। साझेदार संगठनों और विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया। इस बैठक के दौरान एशियाई एलिफेंट रेंज में जो शामिल अन्य देश हैं, राज्य हैं, वहाँ जहाँ पे हाथी पाए जाते हैं, राष्ट्रीय कार्य योजनाएं हैं, मानव हाथी संरक्षण के प्रबंधन हेतु जो सर्वोत्तम कार्य अभ्यास किए जा सकते हैं, और इसके बाद इसके साथ साथ जो हाथियों की अवैध हत्या की जाती है उनके हाथी दांत के लिए, उसमें किस प्रकार से निगरानी रखी जाए, उसके तंत्र को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, और बंदी बनाए गए जो हाथी है उनके बचाव के लिए किस प्रकार से कार्य किए जाएं। फिर हाथियों के संरक्षण के लिए जो अफ्रीका महाद्वीप में जो जिस प्रकार से योजनाएं चलाई जाती है, जिस प्रकार से वहाँ पे प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, उससे कुछ सीख करके अन्य देशों में जो हाथी है उनको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, ये इसका उद्देश्य था पूरे बैठक में जो चर्चा किया गया। फिर यहाँ पर SESG जो ग्रुप है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या है, तो देखिए
जो SESG ग्रुप है उसके बारे में अगर हम देखें तो ये क्या है कि IUCN ने एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एशियाई हाथी समूह है, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एलिफस मैक्सिमस होता है। आपको वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए एशियाई हाथी का, क्योंकि अफ्रीका में पाया जाता है, थाईलैंड में पाया जाता है, सबके अलग अलग नाम हैं अलग अलग तरीके से। तो जो एशियाई हाथी है उसका नाम है यहाँ पर एलिफस मैक्सिमस। के अध्ययन और निगरानी, प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक दोनों प्रकार के विशेषज्ञों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाना है, जिसके माध्यम से हाथियों के संरक्षण के लिए कार्य किया जा सके। फिर SESG जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के स्पीसीज जो सर्वाइवल कमीशन है, जिसका नाम यहाँ पर SSC देखेंगे आप, ये देखिए ये जो इसका लोगो दिया हुआ है जिससे SSC स्पीसीज सर्वाइवल कमीशंस, ये इसका नाम रखा गया है। तो ये क्या करेगा कि ये एक इसका अभिन्न अंग है, मतलब ये उसके साथ में काम करेगा। फिर ये जो ग्रुप है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो एशियाई हाथी है उनकी आबादी को पर्याप्त स्तर पर बढ़ाना है, ताकि जो लंबे समय तक उनका संरक्षण किया जा सके, उनको अच्छे तरीके से एक इकोसिस्टम, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। फिर इस समूह के माध्यम से 18 देशों के लगभग 110 विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए, और वर्तमान में इस समूह के जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय हैं, जिनका नाम यहाँ पर विवेक मेनन है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं इस समूह के, उनका भी नाम आपको याद रखना है, नाम है उनका विवेक मेनन। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एशियाई हाथी के लिए जो रेड लिस्ट जो जारी की जाती है उसका जो प्राधिकरण है, तो प्राधिकरण के रूप में SESG और इसके बाद IUCN की जो रेड सूची है उसको समय समय पर नियमित करना है, अपडेट करना है कि किस क्षेत्र में कहाँ पर हाथियों की संख्या में कमी आ रही है और कहाँ पर सुधार हो रहा है। उसी के आधार पर यहाँ पर रेड लिस्ट जारी किया जाएगा, ताकि उस क्षेत्र में जो संकट आ रहा है हाथियों के ऊपर उसको अच्छे तरीके से जानकारी लेकर के उसको निजात दिलाया जा सके। तो दोस्तों इसके माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए 4 टॉपिक डिस्कस किया। तो आप लोगों से यही मेरा कहना है कि इसे बार बार सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली इस प्रकार के जो वीडियोस हैं करंट अफेयर के जो कि महत्वपूर्ण हैं उन्हें मैं लेकर के आ सकूं। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए एक मैसेज है। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता भी हूँ। अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। 29 कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, अपने जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMMK28। आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, ये सारे कोर्सेज है करंट अफेयर के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, हिस्ट्री के माइनर MCQ हैं, अवार्ड से संबंधित हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिटिकल के जो भी यहाँ पर इशू होते हैं वो है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, वो हैं जितने भी यहाँ पर इंडाइसेस रिपोर्ट आती है उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। ये सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए मेरे द्वारा। ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये सभी कोर्सेज है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे से MPPSC की प्रिपरेशन के लिए। आपको बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड, वेरीफाइड तरीके से ये डिज़ाइन किए हुए कोर्सेज है, क्योंकि अनअकैडमी पर कोई भी ऐसे कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं डाला जाता है। ओके, तो आप इन्हें जाकर के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं इनकी लिंक्स जो है कोर्सेज की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो मेरे फेसबुक के पेजेस हैं जहाँ पर मैं करंट अफेयर डालता हूँ, अनअकैडमी के जो लिंक्स हैं कोर्सेज के वो, और इसके बाद टेलीग्राम पे जहाँ पर मैं PDF डालता हूँ, और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, और मैं कमेंट्स में पिन कर दूँगा, वहाँ पर जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारा चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे सवालों के जवाब आपको हम 24 घंटों में दे सकें। और इस प्रकार के अन्य जो वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाया करेंगी, तो आप बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपके सामने जब भी हम अपलोड करें वीडियोज़ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।